हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आए मैं आपके लिए एक नई वीडियो जो डील करेगी अरेस्ट के चैप्टर से, जहां पे सेक्शन नंबर 41 ए, बी और सी और डी आज हम लोग कवर करेंगे। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने सिर्फ अरेस्ट के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन उस पर्सन को अरेस्ट करेगा और किस किस के कैसे राइट रहेंगे और किस तरीके से उसको अरेस्ट किया जाएगा। आज का सेक्शन 41 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 41 डील करता है आपका व्हेन द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब जहां पे विदाउट वारंट की बात आए, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर किसी ऑफेंडर पर्सन को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई भी ऐसा ऑफेंडर जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रखा हो, जो आपके ग्रीवियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, उनकी बात हो रही है। तो उनके केसेस में किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाना 41 के अंदर डील किया जाएगा। जो सेक्शन 41 है एक तरीके से उसकी बेरट की जो लैंग्वेज है वो क्या बोल रही है समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट और विदाउट द वारंट। अब यहाँ पे क्या है, विदाउट द ऑर्डर और विदाउट ए वारंट लिखा हुआ है। विदाउट द ऑर्डर क्या हो सकता है कि आप ओरली किसी भी मैजिस्ट्रेट पर्सन ने किसी भी अदर पर्सन को यहाँ पे ऑर्डर दे दिया, किसी भी पुलिस ऑफिसर को जहाँ पे एक तरीके से ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप जाओ और उसको अरेस्ट करके आओ, तो वो आपके ऑर्डर। और दूसरा बोलते हैं कि रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट आप जो लेके आते हो उसके बेस पे किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, वहाँ पे बोलते हैं कि एक वारंट इशू किया जाएगा। तो बिना उस ऑर्डर के और बिना उस कोर्ट के वारंट के भी कोई भी पुलिस ऑफिसर जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट करता है, अरेस्ट एनी पर्सन, किन किन सिचुएशन में अरेस्ट करेगा वो यहाँ पे फॉलोइंग आपके दे रखे हैं। फर्स्ट आपका बात करता है हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। जहाँ पे कोई भी ऑफेंडर ने कोई भी आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस उस पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कमिट कर दिया हो, तो वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर के पास एक अथॉरिटी रहेगी कि आप उसको बिना किसी मैजिस्ट्रियल ऑर्डर और वारंट के उसको अरेस्ट कर सकते हैं। सेकंड बोलता है कि अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, या फिर जिस किसी पर्सन के खिलाफ एक रीजनेबल आपकी कंप्लेंट दर्ज करी गई हो मैजिस्ट्रेट के आगे, और उसने क्या किया है, बोलना है कि किसी को या तो अरेस्ट करने के रिगार्डिंग या फिर जिसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी एक कंप्लेंट दर्ज तो कर दी है, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपने कोई वारंट वगैरह कुछ भी इशू नहीं करे हैं और इस बात की नॉलेज उस पुलिस ऑफिसर को है। मतलब जहाँ पे कोई ए पर्सन है, उसने मैजिस्ट्रेट के आगे कोई भी कंप्लेंट दर्ज करी और इस बात की नॉलेज पुलिस ऑफिसर को है कि उसने इस किसी ऑफेंस को लेके एक कंप्लेंट दर्ज करी है, तो यहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर अगर देखता है उस पर्सन को कि वो ऑफेंडर आपका यहाँ पे है या फिर आपका एब्सकॉन्डेड लाइक था, तो उस पर्सन को भी वो उठा के अरेस्ट कर लेगा बिना किसी मैजिस्ट्रियल ऑर्डर और आपके वारंट के। दूसरा ये बोलता है कि आपका और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड, या फिर पुलिस ऑफिसर को खुद को एक इन्फॉर्मेशन मिली है। क्रेडिबल आपकी होती है विश्वसनीय, कोई भी आपकी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन उसको मिली हो और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे बी लेस देन 7 ईयर और विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। मतलब आपकी बात हो रही है कि कोई भी ऑफेंडर ऐसा जिसने ऑफेंस ऐसा किया कमिट किया जो आपका कॉग्निजेबल है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं आपके, लेस सीरियस जिनको बोलते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल, और जो आपके सीरियस ऑफेंस होंगे, सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस होंगे वो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। तो यहाँ पे जो आपका सीरियस नेचर का जिसकी सजा 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में या फिर 7 साल से अबव दे रखी हो, उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है। जो इसके अंदर बी का ए क्लोज है, नेक्स्ट पेज पे आपका दे रखा है, उसके अंदर बता रखा है बी ए के अंदर कि कोई भी ऑफेंडर ऐसा जिसने ऑफेंस कमिट किया हो 7 ईयर से ऊपर की पनिशमेंट वाला, तो उसको भी अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट के। और यहाँ पे आपका जो बी क्लोज है फर्स्ट का बी, वो सिंपली आपका बात कर रहा है कि कोई भी ऑफेंस जिसने 3 साल से 7 साल से नीचे का या 7 साल से तक का कोई ऑफेंस कर रखा हो। अब दोनों में ये फर्क आ रहा है कि एक तो आपका बात कर रहा है 7 साल से नीचे 7 साल तक का, मतलब कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट रहती है 3 साल की, तो यहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं 3 साल से 7 साल के लिए। और जो आपका बी ए क्लोज है उसके अंदर आपका 7 ईयर से अबव और अप टू द डेथ, इस सेंटेंस के बीच में कोई भी ऑफेंस। तो जनरली अगर दोनों को क्लब टुगेदर करके पढ़ोगे तो क्या समझेंगे कि कोई भी ऑफेंडर जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जो आपका ग्रीवियस नेचर का है, जिसकी सजा 3 साल से लेके आपकी डेथ तक के बीच की कितनी भी सजा हो सकती है, तो उस ऑफेंडर पर्सन को कोई भी पुलिस ऑफिसर आपका बिना किसी वारंट और अथॉरिटी के अरेस्ट कर सकता है। जो इसका बी का ए क्लोज है वो आपका फर्स्ट क्लोज आपका बी के अंदर दे रखा है, नीचे यूँ बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास ऐसे रीजनेबल ग्राउंड है या फिर रीजन टू बिलीव है ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस, उसको इतना रीजनेबल ग्राउंड उसके पास होना चाहिए कि उसको लगना चाहिए कि उसने वो ऑफेंस उसने कमिट कर रखा है। दूसरा यूँ बोलता है कि द पुलिस ऑफिसर है इज सेटिस्फाइड दैट द अरेस्ट इज नेसेसरी, कि जहाँ पे पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई हो रहा है कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाना क्यों जरूरी है, वो आपके ग्राउंड इसके अंदर दे रखे हैं। फर्स्ट आपका क्या बोलता है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, फर्दर कोई भी एनी अदर या फिर सेम नेचर का या फिर आपका डिफरेंट
नेचर का कोई भी ऑफेंस कमिट ना कर पाए, इसको रोकने के पर्पज से, मतलब उस ऑफेंडर को फर्दर कोई भी ऑफेंस कमिट करने से रोकने के पर्पज से उसका अरेस्ट किया जाना जहाँ पे ज़रूरी हो, उस केस के अंदर भी उसको अरेस्ट किया जाएगा। दूसरा यूँ बोलता है कि उस ऑफेंस की प्रॉपरली तरीके से इंटरोगेशन हो सके या फिर उसकी प्रॉपरली तरीके से आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी जा सके, उस पर्पज़ के लिए भी उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है जिसने वो ऑफेंस कमिट कर रखा है। और थर्ड यूँ बोलता है कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद सच ऑफेंस सच एविडेंस इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से वो किसी ऑफेंस के जो आपके एविडेंसेस थे इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं ताकि उसके एविडेंस को वो डिसअपियर ना कर सके या फिर यहाँ पे उसको टेम्परिंग वगैरह कॉन्कोक्शन ना कर पाए। और लास्ट आपका एक ग्राउंड दे रखा है डी के अंदर, लास्ट सेकंड सॉरी, डी बोलता है कि कोई भी जो ऑफेंडर पर्सन है वो किसी दूसरे पर्सन के पास, कोई दूसरा पर्सन ऐसा है जिसको उस ऑफेंस के बारे में जानकारी है और उस दूसरे पर्सन को कोई भी उसकी एविडेंसेस की जानकारी है, तो उसके ऊपर किसी भी तरीके की थ्रेट या फिर इंड्यूसमेंट ना कर पाए वो ऑफेंडर, मेन जो ऑफेंडर पर्सन है वो, इसलिए भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और इसका ई क्लॉज बोलता है अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी एश्योर्ड। मतलब क्या रहेगा कि उसको जब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा उसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकेगा, तो इस सिचुएशन में भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है ताकि जब भी जरूरत पड़े कोर्ट के अंदर उसको प्रोड्यूस करवाया जा सके। इन सब के लिए क्या रहेगा कि जब भी वो अरेस्ट करेगा ना तो दो चीज़ें रहती है, या तो ऊपर के ग्राउंड में वो अरेस्ट करेगा या तो उसको छोड़ देगा। दोनों के लिए पुलिस ऑफिसर को उसके रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों उसने अरेस्ट किया, उसके रीजन क्या थे और क्यों उसने अरेस्ट क्यों नहीं किया, उसने रिलीज क्यों कर दिया उसको कस्टडी से, उसको भी आप रीजन रिकॉर्ड करोगे। ये आपके दोनों चीजें लिखी हुई है। द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग, राइटिंग में उसके रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। प्रोवाइजो इसके अंदर 2010 के अंदर ऐड कर रखा है, बोलता है प्रोवाइडेड दैट द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पे अरेस्ट की जरूरत नहीं होगी उस केस में अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द सच अरेस्ट, उसको अरेस्ट ना करने के रीजन भी उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका बी का एक क्लोज है जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि कोई भी अगर उसको किसी भी पर्सन के खिलाफ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली और उसने ऑफेंस कमिट किया ऐसा जिसकी पनिशमेंट अबोव 7 ईयर और अप टू द डेथ होगी, तो उस केस में भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट द वारंट। सी क्लोज बोलता है कि जहां पे कोई भी ऐसा पर्सन है जो 82 के अंदर, जिस पर्सन को आपका सेक्शन 82 सीआरपीसी में जिसको भगोड़ा प्रोक्लेम्ड करा रखा है किसी पर्सन को कि आपने एज एन आपका एक तरीके से भगोड़ा पर्सन आपको जिसने प्रोक्लेम कर रखा कोई भी आपका ऑफेंडर है उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। वेयर हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय एनी अदर आपका कोई भी ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी ऑर्डर होगा उससे भी अगर उसको किसी पर्सन को डिक्लेयर कर रखा कि वो पर्सन आपका भगोड़ा है तो उसको भी आपके अरेस्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद का डी क्लोज बात करके कि इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी भी पर्सन की पोजीशन में कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी मिले जिसके ऊपर कोर्ट को या फिर पुलिस ऑफिसर को किसी तरीके का सस्पिशन हो, सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी किसी को मिलती है जिसको लगता हो कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी हो सकती है कि वो चोरी की वस्तु हो, तो उसको भी रिकवर करने के पर्पज से और उसकी जांच करने के पर्पज से पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। हु हैव रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। ई क्लोज आपका बात कर रहा है कि हु कोई भी पर्सन ऐसा जो प्रिवेंट करता हो पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने में, मतलब आपका ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है, बाधा डाल रहा है पुलिस ऑफिसर को उसकी कंप्लीटली ड्यूटी को एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा, अपना काम प्रॉपरली तरीके से नहीं करने दे रहा, उस पर्सन को भी अरेस्ट किया जा सकता है। हु ऑब्स्ट्रक्ट्स ए पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, या फिर ऐसा कोई भी पर्सन जो आपका ट्राई करता हो उसकी कस्टडी में से भागने की या फिर जिसने अटेम्प्ट कर रखा हो वो पर्सन है। एफ क्लोज आपका आर्मी वाले पर्सन्स के लिए दे रखा है कि यूनियन की जो भी आपकी आर्म फोर्स हैं उनमें से भागा हुआ पर्सन बिना रिजाइन करे अगर वहाँ से छोड़ के भागोगे, कोई डेजर्टर पर्सन है तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। जी आपका क्लोज बोलता है कि आपका हु हैज़ बिन कंसर्न इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of having been concerned or in any place committed at the place outside India। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने एक्सट्राडिशन से रिलेटेड कोई भी आपके ऑफेंस कमिट कर रखे हैं आउटसाइड इंडिया तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है, इंडिया के अंदर भी उसी तरीके से अरेस्ट करोगे जैसे वो ऑफेंस उसने इंडिया के अंदर कमिट कर रखा हो वैसे ही। एच क्लोज आपका बोलते हैं 356 के क्लोज 5 के अंदर कोई भी ऑफेंस अगर उसने कमिट किया होगा तो उस केस के अंदर भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। जो आपका 356 का क्लोज 5 है वो आपका क्या बात कर रहा है, आफ्टर कन्विक्शन द पर्सन हु डज नॉट गिव द प्रॉपर रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर एड्रेस नहीं दे रहा है कन्विक्शन के बाद भी तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। लास्ट आपका जो आई क्लोज है एक तरीके से वो आपका बोल रहा है कि हु अरेस्ट एनी रिक्विजिशन,
जहाँ पे क्या है कि फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर राइटिंग और ओरल हैज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पुलिस ऑफिसर। मतलब ये है कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया हिसार की टेरिटरी में और वो पर्सन आपका हांसी के टेरिटरी में जाके रह रहा है या फिर रोहतक की किसी टेरिटरी के अंदर भाग गया हो, तो हिसार का जो भी आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा वो पर्सन एक राइटिंग में रिक्विजिट भेजेगा रोहतक वाले एसएचओ को कि आपकी टेरिटरी में ऐसा कोई पर्सन आया जिसने ऑफेंस हमारी टेरिटरी में कमिट किया, तो आप उसको अरेस्ट करके हमें सौंप दीजिए। तो इस केस के अंदर वो जो पुलिस ऑफिसर होगा ना रोहतक वाला, वो इस चीज़ की जांच करेगा कि क्या जो हिसार का ऑफिसर है उसके पास सफिशिएंट अथॉरिटी है उस पर्सन को अरेस्ट करने की। अगर हिसार वाले जो पुलिस ऑफिसर उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी अरेस्ट करने की, तो जो रोहतक वाला ऑफिसर होगा उसके पास भी कोई अथॉरिटी नहीं होगी उस पर्सन को अरेस्ट करने की। मतलब ये हो रही है कि या तो दोनों के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, अगर वो हिसार वाले के पास अथॉरिटी है तो उसी केस के अंदर ही माना जाएगा कि उस रोहतक वाले ऑफिसर को भी अथॉरिटी रहेगी और वो अरेस्ट करेगा और उसको वापस सौंप देगा। सेकंड क्लोज है वो आपका बात कर रहा है कि 42 के अंदर जो सेक्शन है उसके अंदर आपके दे रखी कि प्रॉपरली उसका नेम और एड्रेस अगर सही से नहीं बताए किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, तो वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उसको अरेस्ट कर सकता है। इसके अंदर आपका बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 नो पर्सन कंसर्न इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई भी पर्सन है मतलब एनी पर्सन कंसर्न इन द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट हुम रीजनेबल suspicion exists or complaint has been made or the credible information has been received by such police officer of having so concern shall be arrested। no person shall be arrested मतलब any person shall not be arrested except under a warrant or order of a magistrate। यहाँ पे यूँ बोलता है कि आप उसको नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा जिसने सेक्शन 42 का ऑफेंस कमिट किया, अब जो सेक्शन 42 है वो आपका बात कर रहा है कि कोई भी पर्सन जिसने नेम और एड्रेस प्रॉपरली नहीं बताएगा तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ सच कोर्ट। ये आपका सेक्शन 41 था। अब जो 41A है वो आपका बात कर रहा है कि किसी भी पर्सन को अपीयरेंस के पर्पज से उसको आपने क्या करना है, एक नोटिस भेजना है। एक होता है आपका 160 का नोटिस भेजा जाना और यहाँ पे बात करता है किसी पर्सन को नोटिस भेजना है अपीयरेंस के लिए। वहाँ पे आपका क्या कर रहा है 160 का नोटिस दिया जाता है किसी विटनेसेस पर्सन को कि ताकि उनकी एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जा सके। और यहाँ पे बात कर रहे हो किसी पर्सन को अपीयर होना है टू आंसर द क्वेश्चन, जो भी उससे इंटेरोगेशन करी जाएगी उसको प्रॉपरली आंसर देने के लिए और उस पर्सन को अपने अपीयर होने के लिए यहाँ पे एक्यूज पर्सन को नोटिस देने की बात हो रही है। अब जो सेक्शन 41 है वो ए पढ़ लेते हैं। बोलते द पुलिस ऑफिसर शेल इन ऑल द केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 41 के क्लोज 1 के अंदर किसी भी ऑफेंडर पर्सन को अरेस्ट किया जाना जरूरी ना हो उस केस के अंदर इश्यू ए नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर यहाँ पे पुलिस वाले को लगता है कि उस पर्सन को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो उसको नोटिस भेज देगा जिस पर्सन के खिलाफ इस तरह की नोटिस या फिर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन मिली हो या फिर कंप्लेंट आई हो उस केस के अंदर। किस लिए नोटिस भेज रहा है, टू अपीयर बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। किसी ऐसी जगह पे जो आपका उस नोटिस के अंदर लिखा है उस जगह पे अपीयर होने के लिए और आपका जो भी उसके जो भी आंसर वगैरह कुछ भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन वगैरह उसके आंसर देने के लिए उसको बुलाया जाएगा। सेकंड क्लॉज बोलता है कि उस पर्सन को वेयर सच ए नोटिस इज इश्यूड टू एनी पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। नोटिस के अंदर जो भी टर्म्स लिखे हैं उसके साथ कंप्लाई विद करना उसकी ड्यूटी रहेगी। इन केस अगर वो यहाँ पे उसको कंप्लाई विद नहीं कर रहा है तो सेक्शन नंबर 100 क्लोज 8 ऑफ द सीआरपीसी रीड विद सेक्शन 187 ऑफ द आईपीसी के चार्ज उसके ऊपर लगेंगे, 6 महीने की सजा उसको हो सकती है। उन सेक्शन के अंदर बता रहा है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर असिस्ट करने के लिए किसी भी प्राइवेट पर्सन को बोलेगा तो ये इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट प्राइवेट पर्सन टू असिस्ट दैट पुलिस ऑफिसर। उसका थर्ड क्लोज आपका और फोर्थ क्लोज आपका कंबाइनली पढ़ सकते हो कि जब भी कोई पर्सन ऐसा जिसको आपने नोटिस भेजा वो बार बार जब भी नोटिस दिया जा रहा है उसको बार बार वो अपीयर हो रहा है, यहाँ पे मतलब कंप्लाई विद करता रहा है विद द टर्म्स ऑफ सच नोटिस, तो उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और नेक्स्ट क्लोज में अंदर बोल रखा है कि कोई भी पर्सन ऐसा जिसको नोटिस भेजा गया वो 1 या 2 बार जब भी बुलाया गया तब तो आ गया, तीसरी या चौथी बार नहीं आ रहा है तो उसको बाद में अरेस्ट किया जा सकता है। ये आपका 41A था। इसको रीड विद 160 सीआरपीसी के साथ कर सकते हो। वहाँ पे विटनेसेस को नोटिस भेजा जा रहा है तो यहाँ पे आप एक्यूज पर्सन को नोटिस भेज रहे हो। 41B आपका नॉर्मल से सेक्शन इसके अंदर बोलता है कि प्रोसीजर क्या रहेगा, ड्यूटी क्या रहेगी पुलिस ऑफिसर की जब भी वो अरेस्ट करेगा तो किस तरीके से अरेस्ट करोगे, और दूसरा यूँ बोलता है कि वो आपका क्या क्या काम करेगा, जैसे उसकी नेम वगैरह है, एड्रेस है, सब चीज़ ऑब्टेन करेगा, प्रॉपरली फॉर्मेट के अंदर लिखेगा, कहाँ से अरेस्ट किया, किस जगह पे लेके जा रहे हो वो सारी चीज़ें लिखेगा। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आपकी लिखी जाएगी। देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
बोलता है प्रोसीजर ऑफ द अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शेल, उसके अंदर उसकी शेल ड्यूटी आपकी बोल रहा है कि डायरेक्शन दे रहा है कि ये काम करने पड़ेंगे। बियर एन एक्यूरेट विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, उसका नेम जो आप प्रॉपरली तरीके से लिखोगे। उसके बाद आपका बोलता है विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन, नेम उसका लिखा जाएगा ताकि उसको फैसिलिटेट किया जा सके प्रॉपरली तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। दूसरा यूँ बोलता है कि प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी, अब यूँ बोलता है कि एक मेमो तैयार करना पड़ेगा अरेस्ट करने के टाइम पे, जहाँ पे उसमें आपके क्या करने पड़ेंगे, कोई भी विटनेस मेंबर होंगे, एक विटनेस के उसके ऊपर साइन करवाए जाएंगे और उसके काउंटर साइन करवाया जाएगा उस अरेस्टेड पर्सन से भी। अब यूँ बोलता है फर्स्ट के अंदर अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज द मेंबर ऑफ द फैमिली, उसकी फैमिली का जो ऑफेंडर पर्सन जिसको अरेस्ट कर रहे हो उसकी फैमिली का कोई एक मेंबर होगा जिसके उससे साइन करवाए जाएंगे। ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड, जहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है उस जगह का कोई भी एक रिस्पेक्टेबल मेंबर होगा उसके भी साइन करवाए जाएंगे। सेकंड क्लॉज बोलता है काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके इसके अंदर उसके काउंटर साइन करवाए जाएंगे। सी क्लॉज आपका बोलता है इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, उस अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा कि द मेमोरेंडम इज अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड by a member of the family that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest। यूँ बोलता है कि जब भी किसी पर्सन को आपने, कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी था और उससे आपने मेमोरेंडम साइन करवा लिया तो उस ऑफेंडर पर्सन को ये इन्फॉर्म करा जाएगा कि आप अपने फैमिली के किसी मेंबर को या फिर अपने फ्रेंड को आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि मेरे को कहाँ पे अरेस्ट करके रखा गया और किस जगह पे मेरे को लेके जाया जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें उसको बताई जाएंगी। जो 41C है वो आपका एक पीटी के हिसाब से पूछा जाता है कि पुलिस कंट्रोल रूम जिसको आप पीसीआर बोलते हो वो कहाँ पे लिखी जाएंगी, कहाँ पे आपकी स्टैब्लिश करी जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट उसको स्टैब्लिश करेगी, कहाँ करोगे, एक आपका हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दूसरा आपका स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे वो कहाँ होता है, वो आपका होता है पुलिस हेडक्वार्टर पे। इनके रिगार्डिंग बात हो रही है। और जो 41D है उसके अंदर बात हो रही है कि किसी भी जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके राइट रहेंगे कि वो अपने चॉइस के किसी एडवोकेट से मीटिंग कर सकता है। लेकिन इसके अंदर लास्ट लाइन अंडरलाइन करने की है, दो नोट थ्रू आउट द इंटरोगेशन, कंप्लीट जो आपकी इंटरोगेशन है उसके लिए उसको राइट नहीं दिया जाएगा, टाइम पे उसको दिया जा सकता है। आपको आर्टिकल नंबर 22 के साथ इसको पढ़ सकते हो। इसके अंदर आपके दो ही केस आते हैं, 41B के साथ DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, और दूसरा केस आपका जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के अंदर इसको साथ में रीड